हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसी के जेई 2022 के आए हुए सारे क्वेश्चंस। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, हमने 2023 के ऑलरेडी सारे क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुल 29 क्वेश्चन है और थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। कह रहे कि इन सीरीज एल आर सर्किट एक्सएल इक्वल टू आर। देखो, जब भी एल आर सर्किट है तो आपका जो रेजुरेंस है, रेजुरेंस कितना होगा, आपको इम्पीडेंस निकालना है इसमें कि इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी आपको पास कोई भी सर्किट आता है, उसका जो सीरीज एलसीआर का आप याद कर लीजिए। सीरीज एलसीआर का होता है अंडरूट आर स्क्वायर के बाद होता है प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो जैसे इसमें आपसे कहते हैं कि एल आर सर्किट, तो आप सी को हटा दीजिए। तो पहला केस क्या कह रहे हैं कि आपका एल आर सर्किट है, तो एल आर सर्किट का मतलब हो गया आर तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ एल भी रहेगा। तो ये पहले केस दिया है। कह रहे हैं कि पावर फैक्टर इज P1 और पावर फैक्टर की वैल्यू होती है cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड। ठीक है, और ये जेड कौन सा वाला यूज होगा, जो उसने दिया है एल आर सर्किट, और ये कितना दिया है, P1 दिया है। अगर कह रहा है एक्सएल इक्वल टू एक्स इन पुट इन सीरीज, द पावर फैक्टर इज P2। अगर एक्सएल और एक्सी हमारा बनता है तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि P2 हो जाता है। ठीक है, देखो एक्सएल अगर आर होगा तो एक्सएल आर होगा तो ये कितना आ जाएगा, आर और आर रूट टू आर आ जाएगा। तो रूट टू आर जब आप यहाँ रखेंगे तो cos फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर ओवर रूट टू आर, मतलब 1/√2। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, फाई नहीं P1 की वैल्यू रख लीजिए, P1 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। अगर कह रहे हैं एक्सएल और एक्सी इक्वल है, ठीक है, अगर आप उसमें कैपेसिटर जोड़ रहे हैं जिससे वो एलसीआर बन जा रहा है, तो अगर दोनों सेम हो गए तो हमारा जेड कितना हो जाएगा, केस 2 में हमारा जेड हो जाएगा आर, और जेड आर होगा तो cos फाई कितना हो जाएगा, आर बाई आर 1 हो जाएगा, जिसको हम P2 कह रहे हैं। और आपको P1 बाई P2 निकालना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किट एलिमेंट है जो एक्स है, जब उसको कनेक्ट कर रहे हैं एसी सप्लाई से, जिसकी पीक वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है, तो वो पीक करंट इतना दे रही है, विच इज फेज विद वोल्टेज। फेज इज वोल्टेज मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सेकेंड एलिमेंट वाई है, व्हेन कनेक्टेड टू सेम एसी टू गिव द सेम वैल्यू ऑफ पीक करंट विच लैग बिहाइंड बाई π/2। तो आपको पता होगा लैग बिहाइंड किसमें π/2 होता है। ठीक है, if x and y connected in series into the same supply what will be RMS value। तो देखो पहले केस में तो प्योरली रजिस्टिव है, जिसमें हमारा R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V नॉट ओवर आई नॉट, और आपको V नॉट दिया है 100, आई नॉट दिया है आपको 5, तो आंसर हो जाएगा 20। सेकेंड सर्किट में देखो लैग बिहाइंड है, जब भी करंट लैग बिहाइंड बाय वोल्टेज 90 डिग्री होता है तो इसका मतलब वो इंडक्टिव सर्किट है, और इंडक्टिव सर्किट में एक्सल होता है V नॉट ओवर आई नॉट, और V नॉट ओवर आई नॉट का मतलब फिर वही हो गया 100/5 20 आ गया। अब जब आप इस दोनों सर्किट को साथ में कनेक्ट कर देंगे तो रिजल्टेंट जो इम्पीडेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू रखेंगे 20 तो आ जाएगा 20√2, ये आपकी जेड की वैल्यू आ जाएगी। आपसे पूछ रहे पीक करंट कितना होगा, तो यहाँ पर अब एक्सएल और एक्सी की जगह पे रिजल्टेंट इम्पीडेंस आएगा, दैट मीन्स 100 ऊपर दिया है और नीचे है 20√2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5√2। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, IRMS निकालिए। तो आप सभी को पता होगा IRMS इक्वल टू होता है आई नॉट बाई √2, मतलब √2 हो गए तो 5/2, और 5/2 मतलब 2, अच्छा 5/2 ही रखा है तो 5/2 आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे, आपका मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि आपका पेपर बहुत पास है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया है 500 माइक्रोफेरेड। अच्छी बात है। उसके बाद कह रहे हैं इसको कनेक्ट कर रहे हैं एक डीसी सप्लाई से, ये डीसी सप्लाई है, तो डीसी सप्लाई से कनेक्ट करना है जिसका वोल्टेज 100 है। अगर इसको हम कनेक्ट कर दें इंडक्टर से, और इंडक्टर का आपको कितना दिया है 50 मिली हेनरी टू फॉर्म एलसी सर्किट, तो मैक्सिमम करंट कितनी होगी। देखो भैया, जब आप इसको कनेक्ट करोगे सबसे पहले कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ CB², आपने पढ़ा है, तो कितना हो जाएगा हाफ, और C कितना आ जाएगा 500
इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी स्क्वायर। वी कितना है, वी है 100, तो 100 का पावर 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और ये 2 जीरो से कैंसिल होके 5/2 आ गया, तो एनर्जी 5/2 जूल हो गई। ठीक है, कब, इनिशियली जब वो कैपेसिटर पे था। अब देखो करंट मैक्सिमम होगी कब, जब पूरी कैपेसिटर की सर्किट हमारी कहाँ पहुँच जाएगी, इंडक्टर के पास, और इंडक्टर की सर्किट होती है हाफ LI², और मैक्सिमम जो हमने कैपेसिटर की एनर्जी निकाली वो 5/2 है। तो आपसे करंट पूछा है तो 2 से 2 कट गया तो बचेगा 5/L, वो भी रूट में। L की वैल्यू कितनी है, 50 मिली हेनरी, दैट मीन्स 5/50 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 5 का कैंसिल हो गया, 100 ऊपर जाएगा 100, तो आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपको E की वैल्यू दी है, कह रहे कि एक अल्टरनेटिंग जो आपका EMF है वो ये रहा। ठीक है, अप्लाइड करा है किसी सर्किट पे जो हमारा एक इंडक्टर कंटेन कर रहा है √2/पाई हेनरी। ठीक है, तो जब ये √2/पाई हेनरी हमारा इंडक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं तो AC एमीटर कनेक्ट कर दिया इस सर्किट में, तो जो AC एमीटर है उसकी आपसे रीडिंग पूछी है, दैट मीन्स करंट पूछी है, बस AC एमीटर लिख दिया, यहाँ पर DC एमीटर काम नहीं करते हैं। तो जो भी हमारे डिवाइस होते हैं, AC एमीटर है जो, वो अगर करंट नापेगा तो RMS वैल्यू को नापेगा। तो हमें I0/√2 निकालना है, I0 की वैल्यू निकालनी है। अब इंडक्टर ऐड हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर में जो करंट होती है वो पीक वैल्यू E0/XL हो जाएगी, और XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा टाइम L। तो E0 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 440, जो ये आगे वाला पार्ट है इसको E0 कहते हैं, और ओमेगा कितना है 2πf, और 2πf निकालेंगे यहाँ से ओमेगा L, इंडक्टेंस दिया है, अच्छा L दिया है आपको, तो यहाँ से आप देखें ओमेगा कितना है, तो आपका इसके कंपेयर कर दें E0 साइन ओमेगा t से, अगर आप इसको कंपेयर कर दें तो ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट कितनी दी है 100π, तो आप उसको 100π ही रहने दो। ठीक है, और 100π इंटू L की वैल्यू हो जाएगी √2/पाई, इसीलिए उन्होंने पाई दिया है, पाई से पाई कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2.2√2, और जैसे ही ये √2 आया, इस √2 को आप क्या करिए, यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2.2 एम्पियर। चलिए आगे चलते हैं, 4th क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर का। कह रहे कि ट्रांसफॉर्मर है जिसका प्राइमरी वोल्टेज इतना है, तो आपको प्राइमरी वोल्टेज दिया है और सेकेंडरी वोल्टेज दिया है 160। ठीक है, दो ट्रांसफर, आपको पता होगा जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो वोल्टेज होते हैं, और लोड इतना दिया है। कह रहे एज्यूमिंग द ट्रांसफॉर्मर टू बी आइडियल विद प्योरली रेजिस्टिव लोड वर्किंग ऑन यूनिटी पावर फैक्टर। देखो जब भी आइडियल ट्रांसफॉर्मर दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के बराबर होगी। ठीक है, तो पावर होती कितनी है, पावर इक्वल टू हो जाएगा V²/R। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में अगर आपको पावर निकालनी होगी तो कितनी हो जाएगी, प्राइमरी को मैं P इनिशियल लिख देता हूं, तो ये हो जाएगी 8 किलो दिया है तो इसको वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, और जो R की वैल्यू है ये आ जाएगी RP, क्योंकि रेजिस्टेंस प्राइमरी का नहीं दिया है, जबकि पावर दी है, पावर कितनी दी है 80 किलो, तो इसको हमने ये कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से RP निकालेंगे, 10 की पावर से कट कैंसिल हो गए, 800 ओम आ गया। अब जब सेकेंडरी के लिए आप निकालेंगे P फाइनल, जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 160 का स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज कितना दिया है उसका 160, और जो रेजिस्टेंस है उसका सेकेंडरी का वो भी हमें नहीं पता। तो जब सेकेंडरी का रेजिस्टेंस आप टोटल पावर के इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, क्योंकि पावर दोनों में सेम होगी, अगर ये आइडियल है तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो RS आ जाएगा 0.32। करेक्ट ऑप्शन इसका C वाला होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहे कि एक कॉइल है जिसका जो इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है और जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। ठीक है, आगे कह रहे हैं इसको कनेक्ट किया है 6 वोल्ट की बैटरी से। तो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या बताना है इसमें, डिटरमाइन अप्रॉक्सीमेट
द टाइम इलैप्स बिटवीन द करंट एक्वायर हाफ ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू, एक तो ये निकालना है। और दूसरा कह रहा है द एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विथ कॉइल एट एन इंस्टेंट 15 मीटर सेकेंड आप मिली सेकेंड सॉरी आफ्टर द सर्किट इज स्विच ऑन। और सारी वैल्यू आपको दी है। तो जो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका आरसी सर्किट का क्वेश्चन है, ठीक है। और आरसी सर्किट में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको कुछ फॉर्मूलों की हेल्प लेनी पड़ेगी और क्वेश्चन आसान है। देखिए कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, इसमें आपको एक तो टाइम निकालना है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो करंट होती है आरसी सर्किट की वो होती है E/R 1 माइनस ई टी ओवर टाइम कांस्टेंट, ठीक है। और जो यहाँ पर करंट है, जो यहाँ पर कह रहे हैं कि हाफ टू पीक वैल्यू जो होती है तो वो करंट होती है E/2R, ठीक है। 2R मतलब ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E/R 1 माइनस ई टी ओवर टाउ, ठीक है। इन सब इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोनों साइड से तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी L/R ln 2। तो इसको सॉल्व करिए, लगभग कितना आएगा 7 मिली सेकेंड, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको एनर्जी निकालनी है। तो U इक्वल टू आप क्या लगा लीजिए हाफ LI² लगा लीजिए। इससे क्या होगा, L आपको दिया है, I जो है I आप इसको इस मेथड से निकालेंगे या इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा इसका C वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहे हैं कि आपको एक इक्वेशन दी गई है भैया, और एक क्वेश्चन इस तरह से दी है, इंडक्टिव की इक्वेशन है, ठीक है। कह रहे हैं इफ द इंडक्टेंस इतना देन इक्वेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो वोल्टेज की इक्वेशन बताओ पूछ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है करंट को 90 डिग्री से। तो जो फेज डिफरेंस होगा इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में वो कितना होगा 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, जो आपको करंट दी है वो 30 डिग्री दी है। तो फाई जो हमारा V हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब फाई भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन से आपके पास ओमेगा है तो आप वोल्टेज निकाल दीजिए V0 इक्वल टू I0 XL। पहले ये पीक वैल्यू निकाल दीजिए। पीक वैल्यू जब निकालेंगे तो ये I0 ही हो गया, ये ओमेगा L हो गया। तो I0 की वैल्यू तो 5 दी है, ओमेगा की वैल्यू देखेंगे तो ओमेगा टी से कंपेयर करें तो 449 पाई हो जाएगा और L की वैल्यू हो जाएगी आपकी इंटू 30 इंटू 10 की पावर -3। और V0 की इसको पूरा सॉल्व करो तो यहाँ से V0 की वैल्यू निकल के आएगी 23.1। तो जो वोल्टेज हो जाएगा आपका पीक वैल्यू है 23.1 साइन, और ओमेगा टी तो वही रहेगा जो उसमें है 49 पाई टी, और जो फेज आएगा वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहे हैं कि द फ्रीक्वेंसी एट विच द एम्पलीट्यूड इन LCR सर्किट बिकम 1/√2 टाइम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू आर इतना एंड इतना। तो जो फ्रीक्वेंसी आपको दी है कहाँ से कहाँ 1/√2 टाइम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं उसके बाद कि जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो इतना है। तो देखो ये LCR सर्किट का क्वेश्चन है, शायद ये सिलेबस से भी हट गया है लेकिन फिर भी आपको देख लेना है। जो बैंडविड्थ होती है LCR सर्किट की जिसको हम F2 माइनस F1 कहते हैं, जो इन्होंने लिखा है फ्रीक्वेंसी एट विच करंट एम्पलीट्यूड इन LCR सर्किट बिकम 1/√2 टाइम इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो आपने अगर सर्किट पढ़ा है LCR तो उसमें ये बहुत अच्छे से देखा होगा, ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं ω2 माइनस ω1। ω2 ये फ्रीक्वेंसी है तो इसमें आप पाई का भी इंटू कर सकते हैं, और ओमेगा से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो R/L हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं 232 और -212 इक्वल टू क्या हो जाएगा R/L। तो इधर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 0.20 और R है आपका 5/L। तो इससे कट गया 4 बार तो L आ गया 4 क्या मिली हेनरी, ठीक है। आगे चले।
चलिए आगे चलते हैं। दी फोर नहीं आएगा, ये गलत कह रहा हूँ मैं इसको, ये आ जाएगा आपका, इसको माइनस करेंगे तो 20 और नहीं 4 नहीं आएगा, ये आएगा 20 और एल को इधर भेजेंगे तो 1/4, तो एल आ जाएगा आपका 1/4। 1/4 मतलब ये आएगा 250 मिली हेनरी, क्योंकि मिली हेनरी में आंसर निकालना है, ये बात ध्यान रखना। तो ये एलसीआर सर्किट की बैंडविड्थ का फॉर्मूला यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन सीरीज एलसीआर से है, एल दिया है, आर दिया है, सी दिया है, कह रहे हैं उसको कनेक्ट किया है कितने से, 50 वोल्ट से। उसके बाद क्वेश्चन कह रहे हैं कि एट फ्रीक्वेंसी 60% लोअर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उससे जो फ्रीक्वेंसी है वो 60% क्या है, लोअर है। तो आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा ये गया है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है वो कितनी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर जो कंडीशन दी है कि जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC, और इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे, एल आपको दिया है, सी दिया है, इसको सॉल्व करिए तो कितना निकलेगा, 10⁴ रेडियन पर सेकेंड। ये तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अब वो कह रहे हैं कि जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वो 60% लोअर है रेजोनेंट से। अगर मैं उसको ओमेगा 1 कर रहा हूँ तो ये जो 10⁴ है इसका कितना, 60% लोअर है। तो 60% लोअर मतलब कितना आ जाएगा, 0.4 इंटू 10⁴, या आप इसको कह सकते हैं 4000 रेडियन पर सेकेंड। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन से कि एम्पलीट्यूड निकालो करंट का। तो एलसीआर सर्किट में जो करंट का एम्पलीट्यूड होता है वो होता है पीक वैल्यू अपॉन में इम्पीडेंस R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। आपको रेजोनेंस में नहीं निकालना है एम्पलीट्यूड, आपको निकालना है इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग। तो V0 की वैल्यू आपको दी है इसमें 50, तो ये तो 50 हो जाएगा, और अपॉन में R की वैल्यू आपको दी है कितनी, 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, प्लस XL कितना हो जाएगा भैया, XL जो है वो हो जाएगा ओमेगा 1L। आप कहीं इसको रेजोनेंस पे लगा के अपना आंसर गलत निकालेंगे, तो आप ध्यान रखिए क्वेश्चन में लिखा है एट फ्रीक्वेंसी दिस नॉट रेजोनेंस, तो आपको इस फ्रीक्वेंसी पे निकालना है। तो ओमेगा इंटू एल करेंगे, ओमेगा कितना है, ओमेगा देखिए यहाँ पे एल दिया है, आर दिया है, सी दिया है, ओमेगा आपका दिया है 4000, तो 4000 इंटू आपको करना है एल, तो आ जाएगा 40 ओम, और ओमेगा सी हो गया 1/ओमेगा एल, ओमेगा 1 आपको दिया है यहाँ पे वही 4000, तो इंटू सी अगर इसमें करेंगे, सी की वैल्यू दी है 1 माइक्रोफेरेड, तो ये आ जाएगा 250, अगेन 250, तो इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 250 माइनस 40 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 200 के टर्म में आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन कह रहा है कि एक डायरेक्ट करंट है आपकी 4 एम्पियर और एक अल्टरनेटिंग करंट है 4 एम्पियर, मतलब एक डायरेक्ट है और एक एसी है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, ये फ्लो थ्रू और रजिस्टर 3 ओम और 2 ओम, तो 2 रजिस्टर है हमारे पास 3 ओम और 2 ओम, तो उसमें फ्लो हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस कितनी होगी। देखो आपको ये पता है कि जब डीसी सर्किट होता है, डीसी सर्किट में जो हीट का फॉर्मूला होता है जिसको हम जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, I²RT हुआ करता है, ठीक है। तो जब आप पहले केस में लगाएंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग तो कितनी हो जाएगी, तो फर्स्ट मैं जो H1 कर लेता हूँ डीसी के केस में, I कितना हो जाएगा, I आपको दिया है 4 डीसी में, रेजिस्टेंस आपको दिया है 3 डीसी के केस में, और टाइम हमें नहीं पता क्योंकि दोनों में टाइम सेम टाइम इंटरवल कह रहे हैं। अब एसी में जो ये फॉर्मूला हो जाएगा भैया, उसमें I की जगह पे चेंज क्या हो जाएगा, IRMS, क्योंकि हम यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते हैं, यहाँ पे R2 और यहाँ पे T, और IRMS की वैल्यू निकलती है I0² क्योंकि इसका स्क्वायर होगा, वैसे तो I0/√2 होगा, स्क्वायर करने में आ जाएगा ये, ठीक है। और I0 की वैल्यू अब यहाँ पे दी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि ये जो 3 ओम दिया है ये डीसी का है, और ये जो 2 ओम दिया है ये एसी का है। ये जो 4 ओम करंट है ये आपकी किस में है, ये 4 ओम दोनों की किस में है, डीसी में है। डीसी और एसी में दोनों में करंट सेम है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या रखोगे आप, 2 रखोगे, इनटू टाइम रखोगे T, और ये नीचे आ जाएगा 2।
तो ये हो जाएगा 8 इंटू मतलब 16t, और ये ऊपर इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 16 इंटू 3t। तो दोनों का आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो H1/H2 जब निकालेंगे तो आएगा 3:1, क्योंकि ऊपर हो जाएगा 16 48t और नीचे हो जाएगा 16t। तो भैया दोनों का रेशियो निकालना बड़ी बात नहीं है। तो AC में करते क्या है, आपको फॉर्मूला दोनों सेम है, लेकिन आई जो आई है वो इफेक्टिव आई लेना पड़ेगा, IRMS लेना पड़ेगा। क्वेश्चन 11 है, कह रहे हैं टू लाइट और बल्ब दिया है आपको एक, और बल्ब की आपको रेटिंग दे रखी है। रेटिंग का मतलब वॉट और वोल्टेज दिया है कि कितना वोल्टेज का है, और आगे कह रहे हैं कि जो बल्ब है वो सीरीज में किसी कैपेसिटर से कनेक्ट है। कैपेसिटर की वैल्यू भी दी है। तो कैपेसिटर की वैल्यू है क्या, 50 पाई अपॉन रूट एक्स, ये रूट एक्स है, ठीक है, 50 पाई अपॉन रूट एक्स। और जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो जो टोटल कनेक्ट है वो 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे है। तो आपसे कह रहे हैं जो रूट एक्स है ये निकालो। तो देखो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए जो पावर होती है हमारी, आप सभी को पता होगा, वो होती है V²/R। तो आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं V²/P करके, ठीक है। तो अगर आप लैंप का रेजिस्टेंस निकालें तो कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर और अपॉन में 50, तो 50 और एक कट जाएगा तो 2, तो ये आ जाएगा 200 ओम। तो हमारा लैंप की जो रेटिंग है रेजिस्टेंस की वो आ गई 200 ओम। अब देखिए ये हमारा सर्किट है RC सर्किट, क्योंकि रेजिस्टेंस है लैंप का और C कैपेसिटर है। तो आप सभी को पता होगा जो वोल्टेज पैरेललोग्राम लॉ से रेजिस्टेंस के अक्रॉस और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो टोटल वोल्टेज के इक्वल होगा, ठीक है। और लैंप में आप करंट भी निकाल सकते हो, किससे, V/R, तो मतलब 100/200। तो लैंप की करंट कितनी है, 1/2 है, ठीक है। तो आपको VR दिया है 100, आपको VC नहीं दिया है, और टोटल आपको दिया है 200। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये टोटल है, टोटल मेंस की दी है, और ये आपको लैंप का दिया है। तो यहाँ से VC निकल जाएगा 400, तो VC की वैल्यू आ जाएगी 100√3। अब ये जो हमारा कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस है हमारा किसी भी कैपेसिटर का, ठीक है। अब आप सभी को पता होगा जो VC की वैल्यू है वो कैपेसिटर में क्या होती है, I टाइम्स IC XC, और यहाँ पर जो XC है उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी। जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है VC, इसकी जो टोटल वैल्यू है वो है 100/√3, और करंट की जो हमारी इसमें वैल्यू है वो भी हमें पता है, और XC की वैल्यू होती है 1/ωc। तो आपको C की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से हमें C मिल गया। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, C की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक स्टेप यहीं पर हो जाएगा, I 1/ωc इक्वल टू 100/√3। तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू 1/, ठीक है, सब इधर उधर एक्सचेंज कर दो, तो 1/20 इंटू 50 तक की वैल्यू पुट करो इंटू 20√3, ये सब रख दिया। अब इस वाले C को हमें कंपेयर करना है जो हमें क्वेश्चन में दिया है, क्या, 50 पाई अपॉन √x के, इससे आपको कंपेयर करना है, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ रहा है 50 इंटू 10⁻⁶/x, ठीक है। अच्छा पाई नहीं है, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, ये पाई नहीं है, ये जो वैल्यू है C की जो वैल्यू है वो है 50 इंटू 10⁻⁶, इससे कंपेयर करना है। तो जब दोनों को आप कंपेयर कर लेंगे, देखिए अब इन दोनों को सॉल्व करके कंपेयर कर दीजिए, तो आप x कितना निकलेगा, 3 निकल के आएगा। ये हमारी C की वैल्यू है, जैसे उसने क्वेश्चन कहा है हमको वैसे करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे इफेक्टिव करंट इन गिवन सर्किट एट हाई फ्रीक्वेंसी। ये बहुत बड़ा वर्ड है, हाई फ्रीक्वेंसी। आपको एक सर्किट दिया है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी पे आपसे कह रहे हैं कि क्या निकालो,
वैल्यू निकालो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की। जैसे 8 है, 8 ओम दिया है, 8 ओम, और ये दिया है आपको एक 20 मिली हेनरी। ये कैपेसिटर दिया है भैया 0.5 माइक्रोफेरेड। ये फिर एक रेजिस्टेंस दिया है और ये है 1 ओम, और इसके बीच में एक कनेक्शन है, ये दिया है आपको 0.5 माइक्रोफेरेड। आगे जाओगे फिर ये दिया है आपको 6 माइक्रोफेरेड। ये दिया है आपको 4 ओम। आगे और बढ़ोगे, ये आपको दिया है, ये सर्किट आपको दिया है 0.8 माइक्रोफेरेड, और ये रेजिस्टेंस दिया है आपको 4 ओम। यहाँ से फिर ये दिया है 0.5 फेरेड माइक्रोफेरेड, और कंटिन्यू करते हुए इन्होंने इंडक्टर दिया है 50 मिली हेनरी। तो इतना बड़ा सर्किट है कि आप डर जाओगे, आप कहोगे ये कैसे करना है। और अभी आप देखेंगे इस क्वेश्चन को हम जब करेंगे तो आप कहोगे इतना सरल। और ये दिया है आपको एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू 0.8 माइक्रोफेरेड। फाइनली फिर आपको एक दिया है 2 ओम रजिस्टर, और दोनों को कनेक्ट कर दिया है ऐसे सिरों को 220 वोल्ट से। और आपसे कह रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी पे इफेक्टिव इम्पीडेंस या बोल सकते हो इफेक्टिव करंट बताओ। तो सभी को पता है कि इफेक्टिव करंट I इक्वल टू होता है V/R इक्विवेलेंट, यहाँ पर Z। ठीक है, अब देखिए जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो जहां जहां पर आपका इंडक्टर बना हुआ है वो ओपन हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा। तो ये कट जाएगा इंडक्टर वाला, और इंडक्टर एक यहाँ बना है ये कट जाएगा, और कहीं नहीं बना है। ठीक है, तो ये सर्किट जब आप दोबारा ड्रॉ करेंगे तो ये इंडक्टर को हटा देंगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो जब ये हटाएंगे तो ये ब्रांच बेकार हो जाएगी, ऊपर वाली ये वाली ब्रांच भी बेकार हो जाएगी। तो जो इक्विवेलेंट आपका सर्किट होगा वो ऐसे हो जाएगा, देखिए 1 ओम, और ये हो जाएगा 4 ओम, और ये हो जाएगा 4 ओम, और ये हो जाएगा 2 ओम, क्योंकि वाली ब्रांच में इंडक्टर था वो काम से गया, ऐसे करके। अब देखिए 4 और 4 अगर आप इसको पैरेलल में जोड़ोगे 2 आ जाएगा, फिर 1 2 और ये 2, ये सारे किस में हैं, ये हैं आपके सीरीज में, 2 2 4 और 1 5। तो जेड कितना आ जाएगा 5, तो 220 को फिर डिवाइड कर दोगे 5 से। अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाली प्लेलिस्ट। अरे क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है ये 13 क्वेश्चन है, 1 2 3 नहीं है। कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन 2 बार आया है और कई बार आया है कि जब आप वॉक कर रहे हैं मेटल डिटेक्टर पे और मेटल आपके जेब में है तो वो बजता है। क्यों बजता है, तो उसका जो रीजन है बच्चों वो है रेजोनेंस इन एसी सर्किट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पता नहीं 2 बार इन्होंने पूछा और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रेजोनेंस इन एसी सर्किट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं आपसे। ठीक है, 14 जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है जो कि सीरीज एलसीआर में किसी भी सर्किट की बढ़ानी है आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो क्या करोगे। तो जब भी आप किसी भी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको उसमें जैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC ये होती है। तो इसका मतलब ये है ये सोर्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता। तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, या तो L बढ़ाना पड़ेगा या C बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल आपको रूट LC बढ़ाना है। तो अगर आप कैपेसिटर को सीरीज में ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाए, नहीं सॉरी गलत कह रहा हूँ, जो आपका F है ये सोर्स फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड नहीं करता, ये रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता। तो आपको रूट LC को घटाना है जिससे बढ़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में मिनिमम होता है, तो आपको एक कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा उसके सीरीज में, जिससे क्या होगा, इस LC की वैल्यू डिक्रीज होगी, और LC की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फिर आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं 15 क्वेश्चन।
कह रहे हैं द आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इतना। अच्छा जी, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इफ इट इज कनेक्टेड टू इतना सोर्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना क्या होगा। मतलब आपसे पूछा है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर पूछ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको पता होना चाहिए। करंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस इंटू एक्स सी, ये लगा दीजिए और सब डेटा आपको दिया है। यहाँ से आपको सी निकालोगे तो आई आर एम एस ओवर वी आर एम एस, ये ले लो। आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है 6.9 ये दी है, और वी आर एम एस कितना है 230 दिया है, ठीक है। और वी आर एम एस में आपको क्या लेना है ओमेगा इंटू सी, तो 230 इंटू 600 आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो करंट हो जाएगा कितना हो जाएगा वी ओवर आई सी इक्वल टू, नीचे आपको फिर ओमेगा भी भेजना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए ये हो जाएगा, क्योंकि एक्स सी की वैल्यू होती है 1 ओवर ओमेगा सी। तो जब सी की वैल्यू निकालोगे तो ओमेगा आपको फिर रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये 50 पिको फेरेड के आसपास आ रहा है। चलिए 16 क्वेश्चन में चलिए, कह रहे हैं एक इंडक्टर है, इंडक्टर का एल दिया है आपको, कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सी दिया है आपको, रजिस्टर है उसका भी आर दिया है, सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपसे पूछ क्या रहे हैं इसमें, जब ये सीरीज से कनेक्ट होंगे तो करंट इन फेज विद ईएमएफ, देखो जब भी वर्ड लिखा रहता है करंट फेज इन ईएमएफ मतलब रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, तो पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, तो एसी की जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाती है, और जिसकी वैल्यू आपको 2 पाई रूट LC से निकल के आएगी। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेट 503.55 हर्ट्स। तो एक डिजिट में लिखना था तो आप इसको 5 करके भी लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन देखो पहले तो बहुत क्वेश्चन आते थे सीरीज LCR के, इस बीच उन्होंने सिलेबस जब रिड्यूस किया है बच्चों तो उसमें एक टॉपिक हटा रखा है क्वालिटी फैक्टर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है उन्होंने कि हमने वो हटा दिया है, कौन सा रेजोनेंस। तो ये ग्राफ भी दिया है उसमें आई मैक्स, और ये नहीं भी देंगे तो चलेगा, और ऐसे करके दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा पीक पकड़ेगा, ऐसे करके दिया है ये करके, ठीक है। ये ओमेगा है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये करंट है, और ये आई मैक्स है। तो आपसे कह रहे हैं कि जो इसमें पॉइंट है लेफ्ट में क्या होगा राइट में क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आपसे पूछ रहे हैं इस रेजोनेंट से लेफ्ट में सर्किट कैसा होगा, राइट में सर्किट कैसा होगा, ठीक है। तो ये जो रेजोनेंट सर्किट दिया है इसमें हमारा क्या होता है कि इम्पीडेंस आपका Z इक्वल टू, हमने इसके क्वेश्चन भी कर दिए, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। तो अगर XL माइनस X या XL इक्वल टू XC हो जाएगा तो ZR हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में आपका Z हो जाता है मिनिमम और करंट हो जाती है मैक्सिमम, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगर आपका ओमेगा आर से कम हो गया तो जो XC वो बड़ा हो जाता है XL से, तो जो हमारा सर्किट है वो कैपेसिटिव हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन क्या कर रहा है लेफ्ट वाला कैपेसिटिव, अगर इससे छोटा होगा तो XC बड़ा हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड कैपेसिटिव हो जाएगा और राइट साइड सिमिलरली इंडक्टिव हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी वाला इसका सही होगा, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए भैया, क्वेश्चन 18 करें इन गिवन सर्किट, एक सर्किट इसमें दिया हुआ है, कह रहे द मैग्नीट्यूड ऑफ VL एंड VC आर ट्वाइस दैट ऑफ रूट आर, ठीक है। गिवन दैट F इक्वल टू 50, ठीक है। और आपको क्या दिया है कि जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वो 50 है। तो पूछ क्या रहे हैं द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल 1 ओवर K पाई मिली हेनरी, तो वैल्यू ऑफ K, और सर्किट आपको ऐसे दिया है, ये VR है, ये एक सोर्स है वही 220-50 हर्ट्ज वाला, और ये आपको कैपेसिटर दिया है, ये आपको इंडक्टर दिया है, ये एक आपको क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन में सारा डेटा दिया है, तो आपको मेनली निकालना क्या है इंडक्टेंस ऑफ कॉइल निकालना है, फिर उसको हम रिलेट कर लेंगे। देखो जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर सेम है तो इसका मतलब क्या है,
अगर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर सेम है तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। एक्सएल इक्वल टू एक्सी मतलब रेजोनेंस, तो करंट क्या हो जाएगा V बाई जेड, तो V बाई जेड मतलब V बाई आर, मतलब 220/5, तो इसका मतलब हो गया 44 एम्पियर। ठीक है, आगे उसने जो कंडीशन दी है उसका हम यूज करते हैं कि जो VL है वो ट्वाइस है VR, तो VL अगर ट्वाइस VR हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 440 वोल्ट। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखिए तो VL की वैल्यू क्या होगी, VL इक्वल टू आई टाइम्स XL, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी पता है हमें, और ये हो जाएगा ओमेगा टाइम्स L, तो ये VL की वैल्यू हो गई। तो आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, L निकाल दीजिए, VL ओवर I टाइम्स ओमेगा। बस अब करना ही क्या है, सबकी वैल्यू रखना है, सबकी वैल्यू मीन्स ओमेगा L दिया है 440, आई निकालना है, आई हमने निकाल लिया 44 वो रख दो, और ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है इसमें 50 वो है, तो ओमेगा हो गया 2 पाई है मतलब 100 पाई। तो यहाँ से जब सारी वैल्यू रख दोगे तो आंसर के का 1/100 मतलब 0.01 के आसपास या आप लगभग 0 भी लिख सकते हैं। सॉरी। क्वेश्चन 19 देखिए भैया, 19 करें कि एक ऐसी सर्किट है, इंडक्टर दिया है और इसमें भी डायग्राम है, डायग्राम बना देते हैं पहले। ये इंडक्टर है L जिसकी वैल्यू दी है, ये कैपेसिटर है C इसकी वैल्यू दी है, और ये भैया R है, R फॉर रेजिस्टेंस, और ये आपको एक सोर्स वोल्टेज दिया है और सोर्स वोल्टेज पे लिखा है 20√2 साइन 100 पाई टी, तो ये ओमेगा टी भी दिया है आपको। तो पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन में, करें कि द टाइम इन विच रेजिस्टेंस हैविंग थर्मल कैपेसिटी इतना विल गेट हीटेड बाय इतना, कह रहा है कि जो हमारा टाइम कितना लगेगा रेजिस्टेंस को जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी इतनी है, विल गेट हीटेड बाय 116 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, सबसे पहले VRMS निकाल लो, VRMS हो जाएगा V0/√2, और V0 बाई रूट 2 का मतलब होता है 20/√2, तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट, क्योंकि V0 कितना है 20/√2। एक्सएल निकाल लो, एक्सएल कितना है ओमेगा L, और XC 1/ओमेगा C, तो ओमेगा की वैल्यू आपको दी है 100, तो 100 इंटू L की वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 10 ओम, और वहीं अगर 1/, में करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 तो आ जाएगा 100 ओम। ठीक हो गया। अब देखिए, अब हम इम्पीडेंस निकालते हैं, तो इम्पीडेंस निकालने के लिए फॉर्मूला वही R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, तो Z आपको दिया है 90 और ये दिया है आपको 100, नहीं Z आपको R कितना दिया है 120, तो 120 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100 माइनस 10 90 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 150, तो इसकी वैल्यू आ रही है 150 ओम। ठीक है, जे वाले ना सेट करके देते हैं। अब हमारी कंडीशन जो IRMS है हमारी वो कितनी आ जाएगा VRMS बाई जेड, और VRMS कितना है 20, तो 20/150, तो ये हो जाएगा 2/15 एम्पियर। तो ये करंट निकल गई। अब ये करंट निकल गई तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, अभी आपको पता लगेगा हम क्यों कर रहे हैं, R/Z, R/Z ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा इसकी थर्मल कैपेसिटी इतनी है तो इतने टाइम हीट होने में इसको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो जो टोटल इसकी पावर है, पावर क्या हो जाएगी, एक स्लाइड और ले लो, पावर की वैल्यू हो जाएगी VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, और जब भी हीट का कंसेप्ट आएगा तो स्पेसिफिक हीट हम ले लेंगे MS डेल्टा टी, और आपको यहाँ से डेल्टा टी ही निकालना है जो आपका ये टाइम है। ठीक है, ये तो टेम्परेचर है, और ये पावर जो टोटल पावर है इसमें हमारा टोटल टाइम आ जाएगा, तो डेल्टा टी हो जाएगा MS डेल्टा टी ओवर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई पावर फैक्टर। तो सबकी वैल्यू आपको दी है, रख दीजिए। देखो MS डेल्टा टी ऐसे ही रहने दो, अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हो तो VRMS का स्क्वायर ओवर Z, अगर आप IRMS की वैल्यू रख दो VRMS बाई Z, तो ये Z हो जाएगा, इंटू कॉस जो है ये R हो जाएगा।
तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन, और इसका आंसर आ रहा है 15 सेकेंड। ये क्वेश्चन पहली बार नहीं आया, ये क्वेश्चन कैपेसिटर में आ गया है एक बार ऐसे ही। तो उसमें क्या करना था, यहाँ पर जैसे टोटल एनर्जी यूज अपने पावर से यूज करिए, वहाँ पर टोटल एनर्जी को फिर ms डेल्टा टी के टर्म में इक्वेट करना था। तो आप मिक्स कंसेप्ट कई बार यूज कर सकते हो। चलिए 20 क्वेश्चन है। एक टेलीग्राफ लाइन है जिसका लेंथ इतना है और कैपेसिटी 0.01 माइक्रो फैरेड किलोमीटर है। अगर ये कैरी करते हैं इतना कह रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि मिनिमम इम्पीडेंस की जो रिक्वायर्ड है, तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो वही कंडीशन है, इम्पीडेंस मिनिमम रेजोनेंस पे, तो रेजोनेंस की कंडीशन XL इक्वल टू XC। तो यहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा L इक्वल टू ओमेगा C। तो L की वैल्यू आ जाएगा 1/ओमेगा²C। तो वैल्यू रखे प्यार से, सब कुछ निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसका आंसर मैं बता दूं, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 10⁻⁻1 आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21। क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, अब कुछ क्वेश्चन टफ तो आएंगे भैया, कुछ पार्ट आसान भी आएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि करंट फ्लोइंग इतना ये, हाउ लॉन्ग विल करंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग 0। तो 0 से पीक वैल्यू जाने में जो टाइम लगता है आप सभी को पता होगा, वो लगता है टाइम पीरियड का 1/4 1 क्वार्टर साइकिल लगती है। और ये हो गया 2π/ω/4। और आपको बस वैल्यू रखनी है, ये आ जाएगा π/2ω। तो π/2ω मतलब वैल्यू रखेंगे तो पाई, और ये हो जाएगा अपॉन में 2 × 120π, तो 1/240 पाई आ जाएगा, ठीक है। ये देखो जो ओमेगा है ना, हमेशा यहाँ से निकलता है, इक्वेशन होती है I0 sin ω/t। तो ω/t की वैल्यू पूरी 120π निकल के आ गई, क्योंकि ओमेगा ही 2πf होता है। तो आप याद रखिए कि T/4 में 0 से पीक वैल्यू पकड़ लेती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक 110 वोल्ट है, ये इसी सोर्स को कनेक्ट किया है, और इसमें भी डायग्राम है। डायग्राम में कह रहे हैं कि फिर उसके बाद भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, करंट कितनी होगी इस सर्किट में। आपसे पूछा जा रहा है कि करंट कितनी होनी चाहिए। तो देखते हैं इसका डायग्राम क्या है। एक मिनट, इसका डायग्राम, अच्छा। और क्वेश्चन में क्या दिया है, एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की तो कंडीशन आपको पता ही है। डायग्राम अगर ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट वेट कीजिए। हाँ, ये रहा इसका डायग्राम। ये AC सोर्स लगा है, और ये आपका L है, ये आपका C है, और ये आपका रेजिस्टेंस है 55 ओम। तो ये C है, ये L है। तो आपको अब इसमें क्या निकालना है, करंट ही निकालनी है। तो मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, डायग्राम से कंफ्यूज मत हुए। रेजोनेंस कंडीशन में Z कितना हो जाता है, R हो जाता है। और आप सभी को पता है इसमें जो हम, अगर ये रेजोनेंस सर्किट है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बार हम यहाँ पे कंफ्यूजन क्या कर सकते हैं, आप यही कॉन्सेप्ट इस पे लगा सकते हैं। क्यों, डायग्राम जब दिया है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी। अगर आप बिना डायग्राम के चल रहे हैं, ये सीरीज LCR का होता है, सीरीज LCR का होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर इसमें करंट IL है, और इसमें IC है, और इसमें IR है, तो जो टोटल करंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, IR इक्वल टू IL प्लस IC। अब रेजोनेंस में ये कंडीशन होती है, अगर XL XC है तो IL इक्वल टू IC हो जाएगा, ठीक है। तो जो करंट है आपका कैपेसिटर और इंडक्टर में, उसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा पाई का हो जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे करंट है वो कैसा, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसा बनाता है, जिससे जो टोटल करंट हो जाती है वो 0 हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मतलब इक्वल अपोजिट। जितनी पॉजिटिव साइकिल में L से चलेगी उतनी ही नेगेटिव में चलेगी, तो इसलिए वो कैंसिल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक ये हमें V दिया है, कह रहे हैं LCR सर्किट है, L दिया है, C दिया है, R दिया है, तो फेज डिफरेंस निकालना है। देखो LCR सर्किट में जो आपका फेज डिफरेंस होता है
वो कितना होता है, वो होता है एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। तो आपको इजीली यहाँ से निकल सकता है ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी अपॉन में आर। ठीक है, तो इसको निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो सही ऑप्शन है वो 0.17 आ रहा था जब मैंने इसको कैलकुलेट किया। चलिए, अब किस्मत है भैया, किसी के पेपर में आसान आएगा तो किसी के टफ आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट है इसमें भी सॉरी, ये 100 माइक्रोफेरेड है और ये 10 ओम है, और ये जब कनेक्ट है, ये कनेक्ट किससे है, तो वही 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से। पूछ क्या रहे हैं, करंट पूछ रहे हैं, और कंडीशन देखिए इसमें कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट, तो आई पूछा है। तो देखिए रेजोनेंस सर्किट में जो करंट होती है वो पीक वैल्यू ओवर इम्पीडेंस होती है, और इम्पीडेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है सॉरी, इसके बाद जब आप इसको करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू तो 220 दी है, नीचे इसको निकालना पड़ेगा, इसको आप निकालिए तो आर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक्सएल की रख दीजिए, एक्स सी की रख दीजिए। देखो जब आप पाई मत सॉल्व करना, जब आप ओमेगा एल सॉल्व कर रहे हो तो ओमेगा एल की देखो रेजिस्टेंस कितना दिया है भैया, 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर 100। एक्सएल निकालना है तो एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा कितना है यहाँ पे, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है 50, तो ओमेगा हो जाएगा 100 पाई, और 100 पाई से जब आप इसको सॉल्व करोगे 100 पाई इंटू 100 इंटू 10 की पावर -3, तो आ जाएगा 100 पाई माइनस दूसरा जो है एक्स सी जो है वो 1/100 पाई इंटू 100, तो ये आ जाएगा 100 बाई पाई मतलब 10 पाई, तो ये भी 10 पाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये 10 ही आएगा, तो 220/10, तो आंसर इसका आ जाएगा 22। ठीक है, 22 एम्पियर आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन मैचिंग क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन तो नहीं रखे हैं। कह रहा है एसी जनरेटर क्या करता है। एसी जनरेटर भैया काम करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, जो गैल्वेनोमीटर है आपके वो हमारा डिटेक्ट करता है डिफ्लेक्शन मेथड से प्रेजेंस ऑफ करंट इन ये। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, आपका म्यूचुअल इंडक्शन, लेकिन वो है नहीं इसमें, तो इसका फोर्थ ऑप्शन चेंज एसी वोल्टेज फॉर स्मॉलर ग्रेटर वैल्यू। मेटल डिटेक्टर दोबारा आ गया, वर्क इन प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। आगे देखिए, कह रहे एक वॉटलेस करंट है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो भैया पता ही है तुम्हें कितने आसान है, टफ भी आए हैं, तो अपनी अपना लक है, सबका पेपर बैलेंस बनता है। इफ वॉटलेस करंट फ्लो इन द एसी सर्किट देन द सर्किट इज, तो वो सर्किट प्योरली रजिस्टिव नहीं होके प्योरली इंडक्टिव होता है। जो करंट होती है ऐसी सर्किट में जहाँ पर या तो कैपेसिटर हो इंडक्टर हो, उसको हम वॉटलेस तब कहते हैं जब एवरेज पावर 0 होती है, क्योंकि 590 हो जाएगा तो पावर फैक्टर cos 90 आपका 0 हो जाएगा, जिससे वो प्योरली इंडक्टिव हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं 27 क्वेश्चन। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, जो कि आपने 23 में देखा ही होगा, खूब सारे आए थे। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रिएक्टेंस ऑफ एसी सर्किट इज 0 इफ इट इज पॉसिबल सर्किट कंटेंट कैपेसिटर या इंडक्टर। सही बात है, रिएक्टेंस 0 हो सकता है कब, रेजोनेंस में। रिएक्टेंस 0 कब हो सकता है, जब वो हमारा क्या हो जाए, कैपेसिटर और इंडक्टर है। जब आप इसमें एलसी सर्किट देखते हैं तो एलसी सर्किट में जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए तो रिएक्टेंस 0 हो सकता है। दूसरा, इन एन एसी सर्किट एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स नेवर बिकम 0, बिल्कुल गलत है। प्योर इंडक्टर का 0, प्योर कैपेसिटर का 0, तो कौन सा ऑप्शन सही, पहला सही दूसरा गलत। 28 क्या है भैया, करे एक आपका रेजिस्टेंस है जिसका 40 ओम दिया है, कनेक्ट कर रहे हैं उसको इतने से, तो कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज मैक्सिमम टू आरएमएस टू द आरएमएस वैल्यू। देखो अभी हमने पढ़ा था 0 to 1/4 वैल्यू, ये तो पढ़ा था 0 to, हमने क्या किया था अभी आगे आया था एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 0 to
पीक वैल्यू, सॉरी क्वेश्चन आया था 0 टू पीक वैल्यू। तो जब 0 टू पीक वैल्यू में टाइम पूछा था तो वो था t/4, t है टाइम पीरियड। अब जो अगला क्वेश्चन आया है वो आया है फाइंड द टाइम टेकन टू करंट चेंज मैक्सिमम, मतलब पीक वैल्यू टू पीक वैल्यू। अगर पीक टू पीक चलोगे इसी सर्किट में तो आप बताइए पीक टू पीक चलने में कितना आंसर होगा। जब कोई भी आप इंडक्टर ऐड करते हैं और उसमें मैक्सिमम टू पीक नहीं, मैक्सिमम टू आरएमएस वैल्यू है, सॉरी। तो इसके लिए कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको लगाना ही पड़ेगा। देखिए, तो अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, जो हमारी करंट होती है किसी भी एसी में वो होती है I0 साइन ओमेगा टी। तो जो मैक्सिमम करंट है वो I0 हो गई, ये मैक्सिमम है। और जो आरएमएस है वो कितनी हो जाएगी, आरएमएस हो जाएगी I0/√2। तो जो चेंज होगा, जो फेज में चेंज होगा वो कितने का होगा, π/4 का। तो जो टाइम रिक्वायर होगा इसमें वो होगा फेज को मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं π/4/ω। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं और ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। तो π/4 की वैल्यू रख दो तो आंसर आएगा इसका 2.5 सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम हम भी बना देते हैं। ये L दिया है और ये सोर्स दिया है। आपसे कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज 0 वोल्ट व्हेन पीक वैल्यू इज इतना। तो A कितना होगा, तो वोल्टेज का रिलेशन दिया है, तो जो भी रिलेशन आपको दिया है वो आप अप्लाई कीजिए इस पे। देखो, जो हमारा मैक्सिमम करंट है इस सर्किट में कितना हो जाएगा, I0√2 VRMS/XL, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है ये हमारा हो जाएगा। तो लगा दीजिए भैया √2 और VRMS है 220 और अपॉन में XL हो जाएगा ओमेगा टाइम L, ओमेगा हो जाएगा 2πf इंटू L। तो इतना आ जाएगा 220√2 अपॉन में 2 इंटू पाई तो पाई रहने दो, इंटू 50 इंटू 0.2। सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा और ये आया है 242। तो ये इसी के क्वेश्चन थे। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं तो आप बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। हर एक क्वेश्चन से पहले आपको पॉज करना था, अगर आपने किया अच्छी बात है। और प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा आप सीख सकते हैं। और तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा बच्चों, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, डजंट मैटर, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है मुझे आपसे मतलब है कि जब आप किसी चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग के साथ साथ आप उस चैप्टर को ख़त्म कीजिए। अगर आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उस टॉपिक को अच्छे से समझिए और उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन PYQ है ना उनको खुद से करिए और एक पैटर्न ढूंढिए कि क्वेश्चन कहाँ से आए। जैसे भी मैं आपको LCR सर्किट के बताऊं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ के थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे सीरीज LCR सर्किट के, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कहाँ के क्वेश्चन थे, एडिशन वाले, इम्पीडेंस वाले जिसमें सर्किट था, ठीक है। थर्ड नंबर कहाँ के थे, जिसमें RMS और बेसिक क्वेश्चन होते, तो उन पे आप अपनी कमांड बनाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।